कल हमने पढ़ा था क्रोमोसोम को अच्छे तरीके से, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ी हमने। उसके अलावा कल हमने और क्या पढ़ा, क्रोमोसोम की अल्ट्रा स्ट्रक्चर के अलावा हमने पढ़ा क्रोमोसोमल थेरीज को, ठीक है। और उसके बाद क्रोमोसोम हेरिडिटी मटेरियल है। कौन से साइंटिस्ट ने 1900 सेंचुरी में ये कहा था? पूरे 1900 में क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, कार्ल कोरेंस। उसके बाद कौन सा साइंटिस्ट था जो नहीं वो कह रहा था पूरे का पूरा क्रोमोसोम हेरिडिटी मटेरियल है, जिसने बड़ी थ्योरी भी दे दी कि यूं स्पर्म बनते हैं, एग बनते हैं, सेग्रीगेशन होती है, एप्लॉइड नंबर होता है, फिर मिलते हैं, नंबर मेंटेन होता है, ये मियोसिस होती है, गेमेट फॉर्म सर्टेन, 1902 में। उसके बाद फिर और मोतबर लोग आए। ग्रिफ्थ के अनफॉर्चुनेट एक्सपेरिमेंट से पता चला कि कोई चीज़ है जो ट्रांसफर हो रही है, पता नहीं क्या है, ग्रिफ्थ को तो पता नहीं चला। ग्रिफ्थ ने जस्ट उसको एक्सपेरिमेंट को क्या नाम दिया? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, पता नहीं कौन करवा रहा है। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है भाई, हो रहा है, अपलोड होगा इंशाल्लाह, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके अलावा कौन साइंटिस्ट था ग्रिफ्थ के बाद जो कह रहा था कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है एक्चुअली ये डीएनए है, ये डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा था। एवरी, मैक्लॉइड एंड मैकार्टी, 3 साइंटिस्ट थे। चलो उनके बाद फाइनल किसने प्रूव किया? कौन सा साइंटिस्ट था हर्शी के साथ? चेज, हर्शी एंड चेज। हर्शी एंड चेज ने कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को यूज किया टू प्रूव द डीएनए एज हेरिडिटी मटेरियल? वायरस और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, अच्छा, वायरस के डीएनए को लेबल किया या प्रोटीन को भी? और डीएनए को किससे लेबल किया, प्रोटीन को किससे लेबल किया? बोथ को। डीएनए को फास्फोरस से और प्रोटीन को सल्फर से। बिल्कुल भाई, बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक तो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे। आज हमने पूरे 15 मिनट लेट कर दिए क्लास में, ठीक है, पूरे 15 मिनट लेट कर दिए। और ये 15 मिनट उम्मीद है एक्स्ट्रा ले लेंगे, हिसाब बराबर कर लेंगे। तो मेरे साथ रहिए और गौर से मुझे क्वेश्चंस का आंसर देते जाएं। मैं पूछ रहा हूं, सुने। आपको पढ़ा हुआ है ये टॉपिक डीएनए, आज इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे डीएनए का मॉडल। वाटसन और क्रिक साइंटिस्ट ने डीएनए का मॉडल दिया। ये तो मजाक है दोनों टॉपिक। उसके बाद जो टॉपिक होगा वो होगा रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन कैसे करता है डीएनए। रिप्लिकेशन करने के बाद ये डीएनए का कॉन्सेप्ट पूरा हो गया। डीएनए एज ए हेरिडिटी मटेरियल के नाम पे हम 3 साइंटिस्ट को पढ़ा, ग्रिफ्थ को, एवरी मैक्लॉइड, मैकार्टी, हर्शी एंड चेज को। अब ये डीएनए के बारे में, ये डीएनए को पढ़ रहे हैं, ये डीएनए के मॉडल को पढ़ेंगे, डीएनए रिप्लिकेट कैसे होता है। ये पढ़ के हम जाएंगे नेक्स्ट लेवल पर जिसका नाम है जीन। पहले हमने क्रोमोसोम को पढ़ा, क्रोमोसोम की थ्योरीज को पढ़ा, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को पढ़ा, फिर हमने डीएनए को पढ़ा, डीएनए के एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ा एज हेरिडिटी मटेरियल। अब डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, कैसे रिप्लिकेट करता है वो पढ़ेंगे। फिर हम जाएंगे जीन पर, जीन क्या है और जीन एज हेरिडिटी मटेरियल कैसे है। गेरोड नाम का साइंटिस्ट है, उसने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है, उसकी चीजों को पढ़ेंगे। अगर टाइम मिला तो आगे पढ़ेंगे, नहीं तो बस इट्स ऑल अबाउट टुडे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट लेक्चर आज अपलोड होगा रात इंशाल्लाह। वैसे सर राजेश के चैनल पर अपलोड है, सर राजेश के चैनल पर अपलोड है, वहां से देख लें। सुने भाई, डीएनए के बारे में मुझे बताते जाएं आप कि डीएनए हेरिडिटी मटेरियल है
डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड जो है वो दोनों हेलिक्स जो लेयर्स हैं वो हेलिकल हैं, हेलिक्स हैं, दो डबल हेलिक्स है। ठीक है, पता है हमें। डीएनए जो है आरएनए से थोड़ा, बल्कि सारे मॉलिक्यूल से सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। डीएनए बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड का, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, इसलिए हम इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं इसलिए इनको डाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। डीएनए के पास जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड या डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। बताएं 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 तो आगे चलते चलें। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। चलो भाई, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोटाइड होता है, कौन सी तीन चीजों का न्यूक्लियोटाइड बना होता है? एक न्यूक्लियोटाइड कौन सी चीजों का? आप कहेंगे सर नाइट्रोजन बेस, उसके अलावा सर पेंटोज शुगर, उसके अलावा सर फास्फोरिक एसिड H3PO4। सर पेंटोज शुगर कौन सी होती है, राइबोज या डीऑक्सी राइबोज? C5H10O4। और ये जो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है, इसके कौन से कार्बन से ऑक्सीजन एक कम होती है? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5। सेकंड कार्बन पे यहाँ पे OH की जगह H होती है। अपलोड रात या छोटी में जो इंजो तो कड़ी में। ठीक है भाई, ये हमें पता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। और आरएनए के अंदर कौन सी शुगर होती है? C5H10O5। ठीक है, तो ऑक्सीजन कम होने की वजह से ये लेस रिएक्टिव हो गया है। नाइट्रोजन बेस कौन से दो टाइप के होते हैं नाइट्रोजन बेस? एक वैसे तो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरासिल, मगर डीएनए की बात करें तो यूरासिल नहीं होता। ये चार होते हैं। अब जो न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस दो तरीके के होते हैं। मैं इसीलिए बता रहा हूं ये कि रिवीजन हो जाए आपकी, नहीं तो ये चीजें आपकी पड़ी हुई हैं, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं। एक होते हैं प्यूरिन्स, और बताएं कमेंट में डबल रिंग कौन से होते हैं, सिंगल रिंग कौन से होते हैं? पैरामिडीन, बड़ा नाम है ना पैरामिडीन, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, और ये प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, एडेनिन और गुआनिन जो है वो प्यूरिन में आते हैं, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल जो है वो पिरिमिडीन में आते हैं। बिल्कुल सब बता रहे हैं। अब मुझे बताएं, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चारगफ, उसने क्या बताया था कि डीएनए के पास एडेनिन जो होता है वो बॉन्डेड होता है किससे, और गुआनिन बॉन्डेड होता है किससे? एडेनिन बॉन्डेड थाइमिन से, अगर थाइमिन होगा तो एडेनिन से। गुआनिन बॉन्डेड विद साइटोसिन, और साइटोसिन होता तो गुआनिन से। और ये भी बताया था कि गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, एडेनिन और साइटोसिन के बीच जो बॉन्डिंग होती है वो डबल बॉन्डिंग होती है, फंक्शनल ग्रुप के होने की वजह का ये डिफरेंस है। चलो भाई, क्या ऐसा हो सकता है कि दो प्यूरिन आपस में बॉन्ड करें, एडेनिन गुआनिन आपस में? क्या ऐसा हो सकता है दो पिरिमिडीन आपस में बॉन्ड करें? नहीं, एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन, वो भी एडेनिन के साथ वहां का थाइमिन। अच्छा, कमेंट में बताएं अगर ये बात बता गए आप तो आगे चलेंगे। आरएनए के केस में एडेनिन के साथ कौन सा पिरिमिडीन होता है? इंस्टेड ऑफ थाइमिन यूरासिल होता है। चलो भाई, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको ये चीजें पता नहीं, सबको पता है। ठीक हो गया, ये डीएनए बना हुआ है इसका। अब डीएनए के बारे में नेगेटिव चार्ज है, ये वो सारी चीजें हमें पता है, डबल स्टैंडर्ड है हमें पता है। अब अगर हम बात करें एक साइंटिस्ट की जिसका नाम है वाटसन, और दूसरे साइंटिस्ट की जिसका नाम है क्रिक, 1953 में इन्होंने मॉडल दिया कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। विल्किंस भी इसमें विल्किंस का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन है डीएनए के बारे में। डीएनए की जस्ट डायग्राम बनाने में
फिगर आउट करने के लिए, एक्सरे डायफ्रैक्शन के लिए इनकी हेल्प की थी विल्किंस नाम के साइंटिस्ट ने। विल्किंस क्या की थी इसमें, कौन सी हेल्प की थी? एक्सरे डायफ्रैक्शन। एक्सरे डायफ्रैक्शन क्या होता है? डीएनए को रेडिएशन देकर देखना, ठीक है, डीएनए को रेडिएशन देके देखना। जैसे बोन को देखते हैं, रेडिएशन एक्सरे देते हैं तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो पता चलता है यहाँ पे बोन है, ये किस्सा हमने पढ़ा हुआ है। जहां पे बोन नहीं होगा लाइट क्रॉस कर जाती है, वही किस्सा है ये। एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक है डीएनए को देखने के लिए, और ये इसका माहिर था विल्किंस। और इसके अलावा एक और फीमेल भी थी जिनका रोल था, मगर उसकी डेथ हो गई कैंसर में 1958 में, ठीक है। फ्रैंकलिन नाम की वो फीमेल थी, फ्रैंकलिन, रोजलैंड फ्रैंकलिन वो फीमेल थी, ठीक है। इसका भी रोल था मगर इसकी तो डेथ हो गई। तो 3 साइंटिस्ट जो हैं, वाटसन, क्रिक और विल्किंस, ये वाटसन, ये क्रिक और ये विल्किंस, इनको सन के टेक्स्ट की लाइन में लिखा हुआ है, इन 3 को नोबेल प्राइज मिला हुआ था। आगे चल के रिसर्च में ऐसा तो नहीं होता कि आज काम किया कल नोबेल प्राइज मिल गया। काम करने के बाद उसको दिखाना पड़ता है, पब्लिश करना पड़ता है, प्लेज, ये वो चीजें करनी, सालों लग जाते हैं। ये मर गई, इसके मरने के बाद 1962 में आई थिंक इनको नोबेल प्राइज जाके मिला था, ठीक है, 3 को। अब जो वाटसन एंड क्रिक मॉडल है ये क्या कह रहा है, सुने अभी गौर से। वाटसन एंड क्रिक मॉडल कह रहा है कि डीएनए वो डबल स्ट्रैंडेड है, बल्कि मैं बनाता जा रहा हूं, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और दोनों जो स्ट्रैंड हैं वो राइट हैंडेड क्वाइल्ड हैं, ठीक है। यानी जो फोल्ड हैं डीएनए के वो राइट हैंडेड हैं, लेफ्ट हैंडेड फोल्डिंग नहीं है। जो डीएनए टर्न कर रहा है वो राइट हैंड टर्न है डीएनए का, ठीक है, लेफ्ट टू, हाँ। इसका फुल नाम है रोजालैंड फ्रैंकलिन, बुक में स्पेल देख लें, फीमेल है ये। चलो, क्रिस्टलोग्राफी की माहिर थी ये। क्रिस्टलोग्राफी भी एक डीएनए को देखने की एक टेक्निक है कि कैसे डीएनए को देखा जाए, ग्राफ दी जाए उसको, ठीक है। वो उसकी ये एक्सपर्ट थी, का कंट्रीब्यूशन था इसमें डीएनए के मॉडल देने में। बहरहाल इन दो का मॉडल कहा जाता है, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। चलो भाई सुनिए, अभी डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, राइट हैंडेड कॉइल करता है। अब डीएनए बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड का, तो ये न्यूक्लियोटाइड है, ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये उसकी पेंटोज शुगर हो गई, ठीक है, ये उसकी पेंटोज शुगर हो गई, और ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड की पेंटोज शुगर हो गई, ये तीसरे न्यूक्लियोटाइड की पेंटोज शुगर हो गई। कमेंट में बताएं मुझे, इस साइंटिस्ट ने कहा कि न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा होता है, बताएं कमेंट में, बताएं, फास्फेट या नाइट्रोजन बेस? नाइट्रोजन बेस। तो मैं यहाँ पे पता नहीं कौन सा लगा रहा हूँ, आप पहचान के बताएं, प्यूरिन है, पिरिमिडीन है? आपने कहा प्यूरिन है सर, मैंने एडेनिन कर दिया, ठीक है। नाइट्रोजन बेस, ये 2 रिंग का बेस होता है एडेनिन, और यहाँ पे भी शुगर के साथ लगा हुआ है नाइट्रोजन बेस। पहचान के बताएं कि प्यूरिन है कि पिरिमिडीन है? आपने कहा सर प्यूरिन है, चलो मैंने इसको ग्वानिन नाम दे दिया। इस पर भी नाइट्रोजन बेस लगा हुआ है, पहचान के बताएं कि प्यूरिन है कि पिरिमिडीन है? आपने कहा सर पिरिमिडीन है, मैंने इसको साइटोसिन का नाम दे दिया है। दूसरे भी न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बना था मगर नहीं। अच्छा, कमेंट में तो बताएं कि नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर को मिला के न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है या न्यूक्लियोसाइड? न्यूक्लियोसाइड, ये प्रिकॉसर है, इसमें क्या डालेंगे न्यूक्लियोसाइड में तो हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट। तो बताएं फॉस्फेट एक न्यूक्लियोसाइड के कौन से पेंटोज शुगर के कार्बन पर लगता है? कार्बन नंबर 5 पर। और देखें ये कार्बन नंबर, मैं कार्बन नंबर दे रहा हूं, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक का कार्बन नंबर 5 है और दूसरे का कार्बन नंबर 3 है।
या फास्फेट का एक शुगर से, एक न्यूक्लियोटाइड से बॉन्ड है या दूसरे के शुगर से भी है। फास्फेट एक न्यूक्लियोटाइड और दो न्यूक्लियोटाइड दोनों को आपस में जोड़ता है। एक का कार्बन नंबर 5 तो दूसरे का कार्बन नंबर 3। तो फास्फेट का किसके साथ बॉन्ड है? 3 और 5 कार्बन ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड के बीच बॉन्ड है। तो क्या फास्फेट एक स्ट्रैंड और दूसरी स्ट्रैंड को, न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ रहा है, या सेम स्ट्रैंड के नीचे और ऊपर, नीचे ऊपर, नीचे ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड को जोड़ रहा है? एक ही स्ट्रैंड के लेडर बना रहा है, लेडर बना रहा है। सुने भाई, अगर एक यहां से मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, बताएं ये क्या है? ये एक क्या हो गया? ये वाला, ये पेंटोज शुगर, ये नाइट्रोजन बेस, ये पेंटोज शुगर, ये फास्फेट एक न्यूक्लियोटाइड, और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड। चलो मैं इसको हटा देता हूं, समझ आ गई है आपको एक न्यूक्लियोटाइड का किस्सा क्या है? होशियार हैं भाई, ठीक है ना? वैसे बात सिंपल है, कोई अरबिक लैंग्वेज नहीं चल रही। तो ये भाई फास्फेट का रिलेशन है, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड है, फास्फेट का बॉन्ड है। अभी ये एक स्ट्रैंड हो गई, कौन सी प्राइम है ये? इसको कौन सी प्राइम कहेंगे? इस स्ट्रैंड को कहां से स्टार्ट हुई है? पहला कार्बन 3, तो हम कहेंगे ये 3 प्राइम से 5 प्राइम तक है। डीएनए की 2 स्ट्रैंड होती हैं, एक होती है 3 to 5, तो दूसरी जो होती है वो 5 to 3 होती है, दूसरी 5 to 3 होती है, मतलब उसके अपोजिट होती है। 3 to 5 का मतलब हमें सबको पता है कि पहला जो न्यूक्लियोटाइड है उसका कौन सा कार्बन ऐसा है जिस पर फास्फेट नहीं लगा हुआ, तो तीसरा कार्बन। और ये एक, ये दो, ये हजारों न्यूक्लियोटाइड गुजरने के बाद ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, सपोज करें, इसका कौन सा कार्बन है जिसके पास फास्फेट या दूसरा न्यूक्लियोटाइड नहीं लगा हुआ? आखिरी पॉइंट है, तो आखिरी पॉइंट 5 कार्बन है आखिरी न्यूक्लियोटाइड की। चलो भाई, अब अगली स्ट्रैंड देखेंगे, तो अगली जो स्ट्रैंड होगी वो, उसमें भी ये आपका लगा होगा पेंटोज शुगर उल्टा, ठीक है? ये पेंटोज शुगर इसके कंपैरिजन में उल्टा, ये पेंटोज शुगर इसके कंपैरिजन में उल्टा। कार्बन के नंबर दे दें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बताएं कमेंट में कार्बन नंबर नीचे वाले का कौन सा होगा, ऊपर वाले का कौन सा होगा? ऊपर वाले का 5, नीचे वाले का 3 फास्फेट बॉन्ड करेगा, 5 3 फास्फेट बॉन्ड करेगा, ठीक है? यहाँ पे नीचे वाले का 5 था। चलो भाई, ये पेंटोज शुगर ने पेंटोज शुगर ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया। अभी यहाँ पे क्या लगेगा कार्बन नंबर 1 पे? बताएं कमेंट में। यहाँ पे साइटोसिन है, आपने कहा पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस लगेगा, वहां वही तो मैं पूछ रहा हूँ कौन सा लगेगा? अगर साइटोसिन है तो आपने कहा गुआनिन लगेगा। ये ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, डॉट डॉट में शो होगी, और ये डॉट डॉट का मतलब है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मैंने सीधी कर ली है। ये गुआनिन है तो यहाँ पे कौन सा लगना चाहिए? साइटोसिन लगना चाहिए, और ये साइटोसिन के साथ जो बॉन्डिंग होगी वो ट्रिपल होगी। और यहाँ पे अगर एडेनिन है तो यहाँ पे कौन सा लगना चाहिए? अच्छा, ये डबल रिंग है तो सिंगल रिंग लगना चाहिए या डबल? सिंगल, पक्का। एक डबल होगा गुआनिन तो दूसरा सिंगल साइटोसिन, एक सिंगल साइटोसिन तो दूसरा गुआनिन, डबल रिंग होगा। एक यहाँ पे डबल रिंग लगा हुआ है तो वहां पे सिंगल होगा, और एडेनिन है तो थाइमिन होगा। बॉन्ड जो है वो इनके बीच 2 होंगे। ये बॉन्ड जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, किसके बीच स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है? किसके बीच स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है? गुआनिन और साइटोसिन के बीच या एडेनिन और थाइमिन के बीच? हाँ भाई, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके बीच है। प्रोकैरियोट के डीएनए के अंदर कौन सा अमाउंट कम होता है? एडेनिन और गुआनिन का, एडेनिन और थाइमिन का। गुआनिन और साइटोसिन ज्यादा होते हैं, तो बताएं प्रोकैरियोट का डीएनए स्टेबल या यूकैरियोट का डीएनए स्टेबल? प्रोकैरियोट में गुआनिन साइटोसिन ज्यादा मतलब ट्रिपल बॉन्डिंग ज्यादा, ट्रिपल बॉन्डिंग ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, डीएनए ज्यादा स्टेबल है यूकैरियोट से भी, ठीक है? ओके ओके, क्या मैं कह सकता हूं एडेनिन का नंबर बराबर टू द थाइमिन और गुआनिन का नंबर बराबर टू द साइटोसिन? अरे भाई, ये तो हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, ये तो अवाल प्रोग्राम थे,
है ना, हवाल थे ना, जस्ट इसलिए मैंने बताए हैं कि आपको पता होने चाहिए। अभी वाटसन एंड क्रिक कह रहा है कि डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, तो भाई आए दिखाएं हमें कि डीएनए कैसे डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, ये डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड। अब क्वाइल्ड है, ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरी स्ट्रैंड है, एक 3 to 5 होगी तो दूसरी 5 to 3, ये दो स्ट्रैंड है। एक ये वाली मैंने बनाई है वहां पे, और एक ये वाली। ठीक है, ये दो स्ट्रैंड है, ये दो स्ट्रैंड है। और इसका मतलब है ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड की एक स्ट्रैंड बनी हुई है। ठीक है, और वो भी न्यूक्लियोटाइड की एक स्ट्रैंड बनी हुई है। ये कह रहा है वाटसन और क्रिक कह रहा है कि डीएनए में जो ग्रूव है ना, फोल्ड है, इन फोल्ड के हवाले से हम नापते हैं डीएनए को, इस छोटे से ग्रूव से लेकर छोटे से ग्रूव तक। ये एक टर्न है डीएनए का, ये एक क्या है डीएनए का, टर्न है। ग्रूव समझ आ रही है? ये देखें, ये छोटा ग्रूव है ना, यहां से लेकर ये बड़ा ग्रूव, इसको छोड़ दें, ये छोटा ग्रूव, छोटे से लेकर छोटे ग्रूव तक, ये जो रीजन है इसको कहेंगे एक टर्न। या बड़े ग्रूव से लेकर बड़े ग्रूव तक, यहां से यहां तक, ये एक टर्न है। तो ये मेजर ग्रूव है, ये माइनर है, ये मेजर है, ये मेजर है, ये माइनर है, ये मेजर है, ये माइनर है। समझ आ रही है ना? चलो 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 आगे चलो भाई, नॉन स्टॉप चलो, एक टर्न। तो भाई सुने, अब सुन रहे हैं? पूछूं मैं एक बात, बताऊं मैं एक बात, बताएं। ये वाला न्यूक्लियोटाइड और ये वाला न्यूक्लियोटाइड सेम चेन के हैं या अपोजिट चेन के जुड़े हुए हैं? अपोजिट चेन के जुड़े हुए हैं, तो इन दो को मिला के हम कहते हैं नाइट्रोजन के बेस। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस पेयर, सॉरी नाइट्रोजन बेस नहीं भाई, सॉरी, क्या कहते हैं? बेस का पेयर, बेस पेयर, गलतान हो गया, बेस पेयर, बेस पेयर, अगेन आई एम रिपीटिंग, बेस पेयर। क्या इन दोनों को बेस पेयर कह सकते हैं? नहीं भाई, बेस पेयर वो होंगे, ये होंगे, ये बेस पेयर हैं। एडेनिन विद थायमीन, गुआनिन विद साइटोसिन, ये बेस पेयर है। तो देखें, एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन, क्या ये एक न्यूक्लियोटाइड मान रहे हैं आप? क्या ये एक न्यूक्लियोटाइड मान रहे हैं आप? क्या ये एक न्यूक्लियोटाइड मान रहे हैं? हाँ कह रहे हैं सब, बिल्कुल मैं भी मान रहा हूं। हाँ, पहले तो यहाँ पे फास्फेट नहीं दिखा आपने ना, कि मतलब ठीक है, मान रहे हैं हम, एक एक न्यूक्लियोटाइड है। अब इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या रखें? फास्फेट न्यूक्लियोटाइड नाम रखें, इसका भी या पेंटोज शुगर न्यूक्लियोटाइड का नाम रखें, या साइटोसिन, थायमीन, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड का नाम रखें? किस बुनियाद पर रखें? आउट ऑफ दीज किस पर? ए बी सी, नेम ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेस्ड ऑन द, वाई भाई, वाई नेम ऑफ द न्यूक्लियोटाइड बेस्ड ऑन द नाइट्रोजन बेस। आप कहेंगे सर हर न्यूक्लियोटाइड में यही तो अलग है, फास्फेट, पेंटोज शुगर, हर न्यूक्लियोटाइड में सेम 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 सेम। ओके, हाँ वो अलग बात है कि पेंटोज शुगर के बुनियाद पे भी डीऑक्सीराइबो और राइबो न्यूक्लियोटाइड हैं, मगर वो डीएनए के सारे को हम डीऑक्सीराइबो कहते हैं, और आरएनए डीएनए के अलावा बाकी सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड को राइबो न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ओके ओके ओके, मूविंग टू आगे। अब ये कह रहा है, सुने मैं लाइन लगा रहा हूं, इसका मतलब बताएंगे आप मुझे? मैं लाइन लगा रहा हूं, इसका मतलब बताएंगे आप? ये येलो कलर की लाइन, कौन से कलर की बना हुआ? एक मिनट, येलो की, पता नहीं गड़बड़ हो गई है, समझ लें भाई। ये क्या बनाया है मैंने? एक बेस पेयर, ये मैंने लाइन लगाई है, क्या बनाया है? एक बेस पेयर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे एडेनिन है तो सामने थायमीन है, यहां पे गुआनिन है तो सामने साइटोसिन है? तो इसका मतलब ये हुआ
अगर मैं ऐसे ना करूं, ऐसे लाइन लगाऊं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भाई इन लाइन का मतलब क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर, बेस पेयर। अच्छा, इस पॉइंट का मतलब क्या है? एक एक पॉइंट का मतलब क्या है? एक एक पॉइंट का मतलब क्या है? न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर? अरे भाई आप तो बड़े होशियार निकले, सबके आंसर मुझे सही मिल रहे हैं, मैंने देखा भी नहीं, मुझे यकीन है कि सही होगा। वेरी गुड। तो क्या ये न्यूक्लियोटाइड ए और न्यूक्लियोटाइड बी इज इक्वल टू बेस पेयर है? अब अगर मैं पूछूं आपसे कि जो टर्न है डीएनए का, एक टर्न उसमें बेस पेयर कितने हैं? आप काउंट करेंगे, बल्कि मैंने काउंट कर दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने बेस पेयर हैं टर्न में? 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर। और अगर मैं ये कहूं कि इन 10 न्यूक्लियोटाइड की यहां से लेकर यहां पूरे टर्न की जो लेंथ है, इस टर्न की जो लेंथ है वो इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉन है, यानी 3.4 नैनोमीटर भी कह सकते हैं आप। ठीक है, 10 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। तो क्या मैं कहूं, मैं नहीं कहता, आपसे पूछता हूं कि एक एक बेस पेयर के बीच स्पेस कितनी है? अगर ये टोटल लेंथ 34 एंगस्ट्रॉन है तो 10 है, आप करेंगे 34 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 10, तो इज इक्वल आएगा 3.4 एंगस्ट्रॉन। 3.4 एंगस्ट्रॉन एक, तो एक बेस पेयर के बीच जो स्पेस है वो 3.4 एंगस्ट्रॉन है। अच्छा, एक और बात सुने, ये मैं व्हाइट कलर से पॉइंट बना रहा हूं, ये कौन सी पॉइंट है? ये दो न्यूक्लियोटाइड हैं बेस पेयर के, इस स्ट्रैंड और उस स्ट्रैंड, इस स्ट्रैंड और उस स्ट्रैंड के बीच ये डिस्टेंस कितना है? 20 एंगस्ट्रॉन। तो डीएनए मोटा 20 एंगस्ट्रॉन होगा या कहीं से मोटा होगा, कहीं से पतला होगा? यूनिक होगा। क्यों भाई? आपको ये पतला नजर आ रहा है, ये पतला नहीं है, ये आपको साइड व्यू नजर आ रहा है, ऐसे दिखाएंगे तो आपको फिर ये मोटा नजर आएगा, आप ऐसे देख रहे हैं। चलो भाई मैं पूछ लूं क्यों यूनिक है? आप कहेंगे सर यूनिक इसलिए है, एक पिरिमिडीन है तो दूसरा पिरिमिडीन है। अगर ऐसा होता एक प्यूरिन दूसरा भी प्यूरिन आपस में बॉन्ड करता तो ये भी डबल स्ट्रैंडेड, ये भी डबल रिंग, और फिर एक प्यूरिन इधर से भी प्यूरिन, दोनों पिरिमिडीन आपस में जुड़ते, दोनों पिरिमिडीन आपस में जुड़ते, दो प्यूरिन आपस में, दो पिरिमिडीन आपस में, तो कहीं से डीएनए मोटा, कहीं से पतला, मोटा पतला, मोटा पतला। ओके, नाउ मूविंग टू द टॉपिक, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। अभी ये वाटसन क्रिक मॉडल है। अब वाटसन क्रिक ने क्या क्या बताया हमें कि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड अपोजिट न्यूक्लियोटाइड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं, एडेनिन थाइमिन के बीच डबल, गुआनिन साइटोसिन के बीच ट्रिपल, और ये रूल है चारगफ का कि एडेनिन ऑलवेज थाइमिन के साथ, गुआनिन ऑलवेज साइटोसिन के साथ, डीएनए डबल हेलिक्स है, ये ऐसा वैसा वैसा, ये सारा सवाल प्रोग्राम इज कॉल्ड एज वाटसन एंड क्रिक का मॉडल। ठीक है, अब भाई एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है कि 5 to 3 प्राइम कौन सी है, तो मैं उससे पूछूंगा नाम देखूं, हमजा पूछ रहा है। हमजा मुझे बताएं, हमजा बताएं, ये जो स्ट्रैंड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ऊपर रही है स्टार्ट, तो यहाँ से मानेंगे ना, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है तीसरे कार्बन से, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो कौन सा कार्बन है पहला? 5, तो 5 से ऊपर चले जाएं, जहां पे खत्म हो रही है वहां पे कौन सा कार्बन है? 3, तो ये 5 to 3, ये 3 to 5। ठीक हो गया? आई होप समझ गए होंगे। ओके भाई, सुने 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 सुने, महक बलदेव कह रही है सर बुक में लिखा हुआ है 10 न्यूक्लियोटाइड एक टर्न में होंगे, वहां पे ये भी लिखा हुआ है महक बाबा के 10 न्यूक्लियोटाइड एक टर्न में, कितने? एक टर्न में होते हैं, उसकी लेंथ में, नॉट टोटल, लेंथ में मतलब क्या?
मतलब एक स्ट्रैंड की बात कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 न्यूक्लियोटाइड, वो भी तो 10 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लेंथ में 10 न्यूक्लियोटाइड, मतलब एक स्ट्रैंड का पूछ रहा है, कह रहा है। ये समझ आ रही है? अभी अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि एक टर्न में न्यूक्लियोटाइड टोटल कितने, टोटल न्यूक्लियोटाइड कितने, व्हाट विल बी योर आंसर? इज 20 न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है बेस पेयर कितने हैं, तो आपका आंसर होगा 10। ओके। अच्छा, जो विड्थ है वो कितनी होती है? विड्थ 1 नैनोमीटर, 2 नैनोमीटर, 3 नैनोमीटर, 4 नैनोमीटर। व्हाट विल बी योर आंसर? तो नहीं भाई, 20 ऑप्शन में नहीं है, 2 है। 2 नैनोमीटर इज इक्वल टू 20 एंगस्ट्रॉन। आ गई बात समझ में? चलें आगे। ओके, अब सुकून से पढ़ने वाला टॉपिक है, बड़े इत्मीनान से पढ़ने वाला टॉपिक है, बड़े भाई जो बुक में लाइंस लिखी हुई हैं उतना पढ़ें, उसके आगे ना पढ़ें, अपनी खोपड़ी खराब ना करें, बस इत्मीनान से पढ़ें, बुक को अच्छे से कवर करें। एसटीबी को, टेस्ट के बारे में फिर बात करेंगे कि टेस्ट कब होगी, इस मंडे तो नहीं होगी, फिर देखेंगे। अभी गौर से सुने, कौन सा दिन है आज? ट्यूसडे है ना, कल बताएंगे टेस्ट होगी या नहीं। सुने अब मेरी बात, अभी प्रोसेस पढ़ना है, डीएनए अपने आप को रिप्लिकेट कैसे करता है। सुने भाई, क्या मैं कह सकता हूं कि वाटसन और क्रिक ने ये प्रिडिक्ट किया था कि एक स्ट्रैंड थायमीन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एडेनिन है, तो अगली स्ट्रैंड पक्का क्या होगी? बताएं कमेंट में। थायमीन के साथ एडेनिन थायमीन साइटोसिन गुआनिन थायमीन। सही बात है। ये किसकी प्रिडिक्शन है? वाटसन और क्रिक की। किसके रूल के अकॉर्डिंग? चारगफ के रूल के अकॉर्डिंग। चारगफ एक साइंटिस्ट था जिसने क्या बताया? एडेनिन ऑलवेज विद थायमीन, गुआनिन ऑलवेज विद साइटोसिन। तो ये प्रिडिक्ट किया था वाटसन एंड क्रिक ने कि डीएनए अपने आप को कैसे डबल करेगा, क्या ये एक स्ट्रैंड डीएनए की दूसरी स्ट्रैंड के बिल्कुल अपोजिट है कि नहीं है? 100% है। तो भाई जो अपोजिट स्ट्रैंड होती हैं उनको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री। ये उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, वो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री। तो वाटसन और क्रिक क्या कह रहा है? देखें, ये ऊपर वाली स्ट्रैंड, ये नीचे वाली स्ट्रैंड, ये कह रहा है ऐसे 2 स्ट्रैंड हैं, डीएनए अपने आप को खोलेगा। क्या मतलब खोलने का? डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगे, ये एक स्ट्रैंड, फिर इस स्ट्रैंड पर जो नए न्यूक्लियोटाइड लगेंगे वो किस जैसे होंगे? उस जैसे। और इस पर जो नए न्यूक्लियोटाइड लगेंगे वो उस जैसे। तो ये कह रहा है कि अगर थायमीन एडेनिन गुआनिन साइटोसिन ये स्ट्रैंड है, और अगली स्ट्रैंड जो है थायमीन के साथ एडेनिन थायमीन साइटोसिन और गुआनिन है, ये अब एक दूसरे से क्या हो गई? अलग। तो कह रहा है जो नई स्ट्रैंड बनेगी वो ये देखें ऐसी बनेगी नई स्ट्रैंड, इस पर थायमीन के साथ एडेनिन थायमीन साइटोसिन गुआनिन। देखें ये स्ट्रैंड जो नई बनी है, इस स्ट्रैंड पर ये कैसी है? ओल्ड जैसी।
जिस पर बनी है उस जैसी नहीं, जिस पर नहीं बनी उस जैसी, इस जैसी है। और इस पर जो स्ट्रैंड बनेगी वो किस जैसी होगी, इस पर इस जैसी होगी, है ना। गुआनिन के साथ साइटोसिन, तो इस पर भी साइटोसिन, गुआनिन गुआनिन गुआनिन, एडेनिन एडेनिन एडेनिन, थायमिन थायमिन। तो ये जो नई स्ट्रैंड बनी है ये इस जैसी है। तो ये है डीएनए की रिप्लिकेशन की प्रिडिक्शन, किसकी, वाटसन और किर्क की। समझ आ रही है बात। प्रूव नहीं किया, अभी इन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि डीएनए से अपने आप को डबल करता होगा। तो भाई डीएनए रिप्लिकेशन का मतलब है किससे क्या बनना, डीएनए से डीएनए की आइडेंटिकल कॉपीज बनना, डीएनए से डीएनए बनना इज कॉल्ड एज। अच्छा सुने, ये मैं डीएनए बना रहा हूं, ये वाला क्या है, टी टी ए जी 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 सी, और ये स्ट्रैंड कौन सी है, ए टी 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 सी 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 जी। तो भाई ये डीएनए है कौन सा, ओल्ड, ठीक है। और ये डीएनए 1 और ये डीएनए 2 कौन से हैं, न्यू, ये न्यू डीएनए है। तो न्यू डीएनए में जो नया डीएनए है वो 100% नया है या एक स्ट्रैंड यानी 50% ओल्ड है और 50% न्यू है, राइट इन द चैट बॉक्स। अच्छा यहां पे भी जो 2 है ये भी 50% न्यू है और 50% ओल्ड। अच्छा ओल्ड को देखें कि ओल्ड ऐसा ही है 100%, ये ओल्ड डीएनए 100%, ये स्ट्रैंड इस जैसी और ये स्ट्रैंड इस जैसी है, कोई एनी फर्क नहीं भाई। अच्छा नई स्ट्रैंड को देखें, उनके बीच भी डिफरेंस नहीं है, हाँ ये स्ट्रैंड ऐसी है, ये स्ट्रैंड ऐसी है, ये है बस। तो भाई आगे चल के झगड़ा होगा। एक साइंटिस्ट आया जिसने प्रूव किया कि रिप्लिकेशन क्या है, उसका नाम था साइंटिस्ट का मीजल्सन, और साथ में इसके था स्टाल। इन्होंने कहा कि डीएनए कैसे रिप्लिकेट करता है, एक थ्योरी दी, इन्होंने कहा सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल से। अब सेमी कंजर्वेटिव मॉडल मैंने पढ़ा लिया है आपको। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है, आप कहेंगे सर सेमी का मतलब है हाफ, 50%, कंजर्व का मतलब है बच जाना। तो जो नया डीएनए बनता है सर उसमें हाफ डीएनए ओल्ड होता है, हाफ डीएनए नया होता है। कितना बच रहा है, कितना कंजर्व हो रहा है, सेमी कंजर्व हो रहा है, सेमी नया आ रहा है, सेमी कंजर्व सेमी नया आ रहा है। तो ये सेमी कंजर्वेटिव मॉडल है। अगर मैं कंजर्वेटिव मॉडल की बात करूं, अगर मैं कंजर्वेटिव की बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा, पुराना 100% पुराना, नया 100% नया, मगर वो अपने टेक्स्ट में नहीं है। तो नॉट गोइंग ओवर डिटेल, कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी को सुनना है तो मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है रिप्लिकेशन का, बहुत बड़ी डिटेल के साथ है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव, मगर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिस टाइम। चलो भाई मूविंग टू फॉरवर्ड। अब मीजल्सन और स्टाल ने ठेका ले लिया क्या करने का, प्रूव करने का कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल 100% राइट है। अब आपके खोपड़ी की जरूरत ज्यादा से ज्यादा है, अब आपके साथ की जरूरत ज्यादा से ज्यादा है। मेरे 15 मिनट गुम हो गए हैं पहले में, तो वो अगर अच्छे से आप रिस्पॉन्स करेंगे तो हम यहाँ पे वो टाइम कंजर्व कर लेंगे। सुने भाई, सुने भाई। अभी हम कह रहे हैं कि इसने ले ली बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि बैक्टीरिया 20 मिनट के अंदर सेल डिवीजन करती है। कौन सी बैक्टीरिया, ई कोलाई। कितने मिनट में, 20 मिनट में।
फिर अगले 20 मिनट में दूसरी सेल डिवीजन, अगले 20 मिनट में तीसरी सेल डिवीजन। अगर आप बैक्टीरिया को डिवीजन करने के लिए रखें और 10 मिनट दें उसको, या 2 मिनट दें, या 1 मिनट दें, तो वो बेचारी डिवाइड कर लेगी अपने आप को। 20 मिनट से पहले नहीं ना, नहीं। तो भाई यो अपलोड कयो था, लोग कयो था चेट हो जाए ना तो मजो न थींदो। तो भाई ये 10 मिनट से या 2 मिनट में 1 मिनट में डिवाइड नहीं कर सकेगी। अच्छा, मुझे कमेंट में जल्दी जल्दी बताएं कि क्या डिवीजन करने के लिए डीएनए को डबल करना, रिप्लिकेट करना जरूरी है? यस, यस ऑफ कोर्स। तो क्या मैं कह सकता हूं एक दफा डिवीजन में एक दफा रिप्लिकेशन, दूसरी दफा डिवीजन में दूसरी दफा रिप्लिकेशन, तीसरी दफा डिवीजन में तीसरी दफा रिप्लिकेशन होगी, ये कंपलसरी है? अरे भाई वाह, मसला हल हो गया। फिर तो मसला हल हो गया। ये बात आपको समझ आ गई है तो सुने भाई, बैक्टीरिया के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डीएनए होता है उसमें डीएनए में नाइट्रोजन होती है कि नहीं? बताएं, किसी भी डीएनए के अंदर नाइट्रोजन होती है कि नहीं? होती है। कौन सी नाइट्रोजन होती है? N14। N14 ये नॉर्मल नाइट्रोजन है। अब अगर मुझे डीएनए बनाना हो N15 वाला, आइसोटोप वाली नाइट्रोजन वाला, हैवी नाइट्रोजन वाला, तो मैं क्या करूंगा? उस बैक्टीरिया को ओपन जगह में सरवाइव करने दूंगा या किसी पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के अंदर ओनली N15 वाले न्यूक्लियोटाइड देकर आर्टिफिशियल कहूंगा यहाँ पे रिप्लिकेट करो, फिर वहां पे रिप्लिकेट करेगी, वहां से N15 वाली नाइट्रोजन लेगी, सारे उसके न्यूक्लियोटाइड के अंदर N15 होगा। समझ आ रहा है ना? तो भाई मैंने क्या किया, ये एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, इसके अंदर मैंने नाइट्रोजन रख ली, कौन सी? N15, यानी न्यूक्लियोटाइड रख लिए मैंने N15 वाले, और बैक्टीरिया को कहा आओ भाई ग्रो करो। यहाँ पे बैक्टीरिया ने एक जनरेशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 100 जनरेशन गुजार ली। अब मुझे बताएं, बैक्टीरिया के अंदर 100 जनरेशन गुजरने के बाद कौन सा डीएनए हो गया होगा? N14 वाला या N15 वाला? भाई आप कहेंगे बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा सर, वो डीएनए होगा N15 वाला। अब भाई एक N15 उठा लें यहां से, एक बैक्टीरिया नहीं, 2 नहीं, चलो 10 निकाल लेते हैं, 3 निकाल लेते हैं, ठीक है? 3 बैक्टीरिया निकाल ली हमने, कौन सी? N15 वाले डीएनए वाली। अब मैं N15 को कर रहा हूं येलो कलर से और N14 को ब्लैक कलर से, ठीक है? अब मैंने इस बैक्टीरिया को ग्रो करवाया इस मीडियम में। ये जो मीडियम है ये कौन सा मीडियम है? ये नॉर्मल नाइट्रोजन वाला N14 वाला है। ये दूसरा मीडियम यहाँ पे भी ग्रो करवाऊंगा, ये भी कौन सा है? N14 वाला। ये तीसरा मीडियम, यहाँ पे भी कौन सा मीडियम है? N14 वाला। चलो भाई, कितनी बैक्टीरिया ले ली? 3 मैंने। एक को यहाँ पे ग्रो करवाया, एक को यहाँ पे ग्रो करवाया, एक को यहाँ पे ग्रो करवाया। जो पहली थी, जो दूसरी थी, जो तीसरी थी, पहली को मैंने टाइम कितना दिया? 0 मिनट। 0 मतलब 1 मिनट, 2 मिनट, ठीक है, डिवीजन नहीं होगी इसलिए 0 कह रहा हूं, 0। दूसरी को मैंने टाइम दिया 20 मिनट, तीसरी को मैंने टाइम दिया 40 मिनट। अब मुझे बताएं, ये बैक्टीरिया पहले तो थी कौन सी? N15 वाली थी या N14 वाली थी जो हमने वहां पे डाली? सर आप कहेंगे सर N15 वाली थी, ये N15 वाली। जस्ट मैं डीएनए बना रहा हूं, बैक्टीरिया होगी, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होगा, मैं डीएनए बना रहा हूं। अब अगर इसने डिवाइड ही नहीं किया तो ये एक डीएनए रहेगा या 1 से 2 बन जाएंगे? एक रहेगा तो मीडियम के अंदर तो N14 है, मगर डीएनए के अंदर कौन सी नाइट्रोजन होगी? वही N15, क्योंकि डिवाइड ही नहीं किया। समझ आ रही है बात? जा रही है भेजे में या ऊपर से जा रही है? ओके सुने भाई। अच्छा, अगर मैं बैक्टीरिया को कहूं 20 मिनट हैं आपके पास, और कौन सी बैक्टीरिया को कहूं? N15 बैक्टीरिया को कहूं 20 मिनट हैं आपके पास, तो क्या इसका एक ही डीएनए रहेगा या एक से ये 2 डीएनए बना लेगी? बताएं कमेंट में। 2 बना लेगी। अच्छा, मैं यहां पे लिख रहा हूं ये N15 है, अब ये 2 कैसे बना लेगी? आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हैं,
ये स्ट्रैंड इधर होगी, ये स्ट्रैंड इधर होगी। अच्छा ऐसे ऐसे, हाँ। फिर सर आप कहेंगे फिर अच्छा मुझे बताएं, यहाँ से जो नया डीएनए बनेगा, जो न्यू बनेगा, उस डीएनए में N14 होंगी या N15 होगी? पक्का वाला, पक्का वाला। चलो तो नई स्ट्रैंड जो बनी ये नहीं बनी, ये नहीं बनी, ये नई विद N14, नई विद N14 एंड ओल्ड विद, लिखने की जरूरत नहीं, ओल्ड विद N15, ओल्ड विद N15। तो भाई क्या ऐसे कुछ नजर आएगा कि डीएनए दो तरह के बन जाएंगे? ऐसे दो किस्म के डीएनए, मतलब दो डीएनए बन जाएंगे और दोनों के दोनों डीएनए ऐसे नहीं होंगे जैसे मैंने ये बनाया है। ये डीएनए ऐसा हो जाएगा, कैसा भाई? सर एक जो स्ट्रैंड है वो होगी क्या N15 वाली, और एक स्ट्रैंड इसमें होगी N14 वाली। ये एक डीएनए होगा या दो होगा? दो होगा। डिवीजन एक बार हुई है या दो बार हुई है? सेल डिवीजन एक बार। रिप्लिकेशन एक बार हुई है या दो बार हुई है? एक बार। टाइम ही एक का दिया है तो दो कैसे भाई, है ना? चलो भाई, ये दो डीएनए है या एक में बनाया एक है? दो। चलो भाई आगे 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 आगे। अब अगली जो बैक्टीरिया है, अगली जो बैक्टीरिया है, इसमें कितने डीएनए थे? एक डीएनए था, मगर इसको ग्रो कितनी बार करवाया है हमने? 40 मिनट दिए हैं इसको। कितनी बार ग्रो किया होगा इसने? 20 मिनट में एक डिवीजन, 20 मिनट में दूसरी डिवीजन। कितनी बार रिप्लिकेट किया होगा? दो बार। एक डीएनए से दो, फिर दो से 4 डीएनए, है ना? है ना? डिवीजन दो बार, डीएनए 4 होंगे। हाँ तो करें, पैसे खर्च तो नहीं हो रहे आपके? हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो बताएं भाई। अच्छा पैकेज के लग रहे हैं, सही है, मंथली पैकेज कर लिया करें। चलो चलो सुने, काम के पैसे हैं भाई, आगे चल के डॉक्टर बनेंगे, अच्छी खासी फीस रखेंगे, पता नहीं महंगाई कहाँ पे जाएगी, आपकी 40-50 हजार फीस हो जाएगी उस वक्त, ठीक है? तो ये पैसे क्या भर रहे हैं आप? चलो आ जाएं। अभी मैं कह रहा हूं कि ये डीएनए, ओह ये डीएनए जो है ये कौन सा है? ये कौन सा है? N15। अब ये डिवाइड करने के लिए पहले अपने आप को क्या करेगा? एक दूसरे से दूर दूर करके क्या बनाएगा? नया डीएनए। नया डीएनए यहां से कौन सा मिलेगा? N14 वाला या N15 वाला? कमेंट में बताते जाएं, मैं देखता जाऊंगा। N15 वाला, N14 वाला, सॉरी हमजा N15 कह रहा है। क्यों हमजा? ओके ओके ओके। चलो भाई, अब दो डीएनए से कितने डीएनए बनेंगे? 4। तो क्या ऐसे मैं कहूं कि ये स्ट्रैंड इधर हो जाएगी और ये स्ट्रैंड जो है ये इधर हो जाएगी और ये स्ट्रैंड इधर हो जाएगी और ये स्ट्रैंड जो है इधर हो जाएगी। अब नया डीएनए इसके ऊपर N14 वाला, इसके ऊपर भी N14 वाला, इसके ऊपर भी N14 वाला, इसके ऊपर भी N14 वाला। कितने डीएनए बने? 1 2 3 4। 4 डीएनए में से कैमरा जो थोड़ो इशू आहे थोड़ो ही मथे कयो सर इरा सेटिंग ना क्लियर ठाए वठा ग्राफ। हाँ देखें भाई, अभी नजर आ रही है, देखें कितने डीएनए बन गए हैं? कितने? 4। कमेंट में मुझे ये बताएं, प्योर N14 वाले कितने? हाइब्रिड डीएनए कितने? आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, ये 50% यानी 2 हाइब्रिड और एक ये और एक ये हाइब्रिड और ये प्योर। तो भाई मुझे बताएं, क्या ऐसा होगा कि 2 डीएनए जो होंगे वो ऐसे होंगे 2 डीएनए और 2 डीएनए जो हैं वो ऐसे होंगे? अब पता है मैंने ये क्यों ऊपर नीचे क्यों रखे हैं? ये बात समझ आ रही है आपको कि ये डीएनए मैंने देखें बॉटम में रखा है, ये डीएनए मैंने कहाँ पे रखा है? बॉटम में रखा है, और ये डीएनए मैंने बीच पे मिड पे रखा हुआ है, और ये डीएनए इसमें मिड पे भी रखा हुआ है और
ऊपर भी रखा हुआ है, मतलब एट दी एपेक्स टिप पर रखा हुआ है। सुने तो सुने, ये जो बीकर है ना, ये जो बीकर है, इस बीकर में एक सॉल्यूशन है केमिकल की, जिस केमिकल का नाम है सीजियम क्लोराइड। कौन सा केमिकल है? ओहो, कौन सा केमिकल है? कौन सा ये केमिकल है जो मैं ड्रा कर रहा हूं? सीजियम क्लोराइड। और ये जो सीजियम क्लोराइड है, जैसे ना पानी में, जैसे पानी में आप देखें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहां पे होती है, ऊपर या नीचे? डेप्थ में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होती है और ऊपर कम, ऊपर और कम और कम और कम। सेम ये जो सॉल्यूशन है, ये कौन से केमिकल की है? मैंने क्या नाम लिया इसका? सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड। ये सीजियम क्लोराइड ऊपर से थोड़ी लाइट है, नीचे हैवी 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 है, डेंस है। मतलब सीजियम क्लोराइड की क्या है? डेंसिटी है। डेंसिटी कहां पे ज्यादा है, कहां पे कम है? नीचे डेंसिटी क्या है? ज्यादा। ऊपर डेंसिटी क्या है? कम। तो भाई अब मुझे कमेंट में बताएं, सबसे भारी डीएनए कौन है? ये वाला जो मैंने येलो से बनाया है, ये वाला देखें, ये वाला भारी है सबसे, ये वाला भारी है सबसे, या ये वाला भारी है सबसे? 1 2 3। 1 क्यों भाई, क्यों खराब कर रहे हैं कॉन्सेप्ट? पक्का है? क्यों? हाँ बिल्कुल। ये सर क्यों हम खराब कर रहे हैं कॉन्सेप्ट? हम सही कह रहे हैं। अच्छा, ये प्योर N15 वाला है, यह भी नाइट्रोजन है और इसके अंदर मिक्स है 50% नाइट्रोजन हैवी और 50% नाइट्रोजन लाइट N14। इसके अंदर प्योरली सर N14 है, तो मतलब ये हो गया सबसे लाइट। तो भाई कैसे पता चला साइंटिस्ट को कि ये जो बॉटम में चला गया है इसके पास दोनों N15 है, जो बीच में है इसके पास एक वो है, तभी इसका वजन जो है इंटरमीडिएट है। इसके पास दोनों जो स्ट्रैंड हैं वो लाइट हैं, तभी ये सबसे ऊपर है। डेंसिटी के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग सबसे भारी डीएनए नीचे, बीच वाला डीएनए बीच में, हल्का डीएनए ऊपर। समझ आ रही है? अब सवाल पूछूं, मेरा सवाल ये है कि ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है? ये जो दो डीएनए बीच में मिल रहे हैं, सॉरी ऊपर मिल रहे हैं, ये अपर साइड पर प्योर वाले ये, और ये जो है मिड पर मिल रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि डिवीजन कितनी बार हुई है? 1 बार, 2 बार? क्यों? आप कहेंगे सर देखिए ना, जब डीएनए 1 बार डिवीजन करेगा तो उसमें जो नई स्ट्रैंड आएंगी, एक आएंगी, तो वो दोनों के दोनों डीएनए कहां पे मिलेंगे सर? मिड पे मिलेंगे। अगर डिवीजन हुई नहीं तो डीएनए कहां पे होगा? बॉटम में होगा। बॉटम शो करता है कि डिवीजन हुई है कि नहीं हुई। और अगर दोनों के दोनों डीएनए मिड पर हैं तो डिवीजन 1 बार हुई है। सर अगर सर ऐसे बन जाएं 4 डीएनए और 2 जो हों ऐसे हों और ये टॉप पर मिलें और ये जो हैं ये बीच में मिड में मिलें, इसका मतलब है डिवीजन 2 दफा हुई है, 1 से 2, 2 से 4। गॉट दैट पॉइंट? यहां तक ओके? अरे वाह भाई, अच्छी खोपड़ी काम कर रही है आपकी, अच्छी खोपड़ी काम कर रही है आपकी। चलो मूविंग टू आगे एक छोटा सा टॉपिक है। ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया, मीजल्सन एंड स्टाल ने, कि एक स्ट्रैंड जो है वो न्यू है, एक ओल्ड है, एक न्यू है, एक ओल्ड है। भाई इस वजह से सेमी कंजर्वेटिव सही है। ठीक है, लेक्चर अपलोड होगा। अभी देखें, ये जो स्ट्रक्चर है ये बता रही है सेमी कंजर्वेटिव सही है। ये बता रही है कि सेमी कंजर्वेटिव सही है। क्या एक डिवीजन करने से
क्या एक बार सेल डिवीजन करने से आपको प्योर N15 N14 वाला मिलेगा? N14 वाला डीएनए बताएं कमेंट में। नहीं तो आप भी सही हैं, मिजल्सन और स्टाल भी सही है। एक डिवीजन से ऐसे डीएनए मिलेगा और वो बीच में रहेगा। चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई। साइंटिस्ट था जिसका नाम था गेरोड। गेरोड साइंटिस्ट एक बड़ा अच्छा खासा साइंटिस्ट था, जीन की स्टडी करने वाला था, मेंडल को चाहने वाला था, हम जैसा था आप जैसा था। हम भी मेंडल को मानते हैं कि बड़े अच्छा और खानदानी जो साइंटिस्ट था वो ये था, बाकी चोर थे, चोर नहीं थे, मजाक कर रहा हूँ। क्या करने आ रहे थे मगर हो उनसे कुछ और हो गया। मेंडल was the brilliant intellectual person in the field of biology. Being a mathematician, he worked a lot too much in the biology. सुने भाई, मेंडल को चाहने वाला था, रीमेंडलिज्म करने वाला था, जैसे वो 3 साइंटिस्ट थे, चौथा ये भी था मेंडल की स्टडी करने वाला, मगर ये उनसे अलहदा था। उन तीनों से कार्ल कोरेंस, हुगो डे वरीज, शेर मार्क से इनका कोई लेना देना नहीं था। इनका एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेटसन। बेटसन इसके एरिया में रहने वाला साइंटिस्ट नहीं था, सॉरी ये डॉक्टर था। ये डॉक्टर था, फिजिशियन था, जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं आपके हमारे, भाई इससे इलाज करवाते हैं हम अपनी फैमिली का। तो ये एक डॉक्टर था किसी फैमिली का, और उस फैमिली में एक डिजीज पाई जाती थी। डॉक्टर ने चेक किया, बड़ा बूढ़ा आदमी था ये बेटसन। बेटसन बड़ा बूढ़ा डॉक्टर था। इसने देखा कि भाई इस साइंटिस्ट ने, इस डॉक्टर ने क्या देखा कि ये जो डिजीज है इनकी पहली जनरेशन में थी, दूसरी जनरेशन में थी, तीसरी, यानी ये पुराना डॉक्टर था। इनके बाप दादा का भी इलाज किया था, इनका खुद भी इलाज किया था, और इनके बेटों का बेटियों का भी इलाज किया था इसने। होता है ना ऐसा, ये पीढ़ियों से एक ही डॉक्टर को दिखाते आते हैं। तो डॉक्टर ने इनसे कहा कि भाई आप सुने, आपको मैंने देखा है कि आपके खानदान में ये बीमारी चलती आ रही है, और ये खानदानी बीमारी है, ये जेनेटिक्स से वाबस्ता है। और ये इसने बताया गेरोड को, इसको गेरोड को। तो गेरोड ने साइंटिस्ट स्टडी स्टार्ट की, डॉक्टर ने फील करके ये बात बताई गेरोड को, और गेरोड ने करना स्टार्ट की स्टडी ऐसी फैमिलीज पर, बहुत सारी फैमिलीज पर स्टडी की। एक 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 जो एक स्टडी की इसने, वो ये है कि इसने एक डिजीज देखी जिसका नाम था अल्केप्टोन्यूरिया। अल्केप्टोन्यूरिया। अल्केप्टोन्यूरिया क्या है? अल्केप्टोन्यूरिया ऐसी बीमारी है जिस पेशेंट को होती है जब वो यूरिन करता है, जब वो यूरिन पास करता है बॉडी से बाहर, उसका जो यूरिन है जैसे बाहर निकलता है, एयर से कांटेक्ट में आता है, तो वो ब्लैक बन जाता है। नॉर्मल पर्सन का तो ऐसे नहीं होता, यूरिन बॉडी से बाहर निकलने से ब्लैक बन जाए। इनके फैमिली में ये होता था। तो गेरोड ने कहा ये जो अल्केप्टोन्यूरिया डिजीज है, एक तो ये रिसेसिव जीन की डिजीज है। कैसे पता लगाया, वो आगे हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो हम पता लगाएंगे कि जो रिसेसिव डिजीज होती है वो किसी किसी में नहीं होती। अच्छा सर के एक मिनट, किसी किसी में नहीं होती, किसी किसी में होती है, स्किप होती है। वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स, सो टिल देन वेट। चलो भाई, तो इसने क्या किया कि इसने देखा ये जो अल्केप्टोन्यूरिया है, उनकी बॉडी से केमिकल मिल रहा है जिसका नाम है अल्केप्टोन। अल्केप्टोन, या जिसको होमोजेनेस्टिक एसिड भी कहते हैं, होमोजेनेस्टिक एसिड। होमोजेनेस्टिक एसिड एक ऐसा केमिकल है जो नॉर्मल बंदे के अंदर टूट जाता है, नॉर्मल बंदे के अंदर ब्रेक हो जाता है, नहीं रहता। मगर ये जो बीमार लोग हैं इनके अंदर जीन रिसेसिव काम नहीं कर रहा, तो होमोजेनेस्टिक एसिड ब्रेक नहीं हो रहा। इट मींस यूरिन जो पास हो रहा है इसमें केमिकल है अल्केप्टोन। अल्केप्टोन यानी होमोजेनेस्टिक एसिड, ये एयर से रिएक्ट करके अल्केप्टोन ऑक्सीडाइज होकर ब्लैक कलर बनवा रहा है। ये डिजीज इसने देखी। तो भाई हम अब क्रोमोसोम से उठ के आ गए डीएनए पर। अब डीएनए से भी जा रहे हैं मोर स्पेसिफिक टू द जीन विद द हेल्प ऑफ दिस साइंटिस्ट, विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ गेरोड। और गेरोड आगे बताएगा हमें, गेरोड के बाद कुछ साइंटिस्ट आएंगे, वो बताएंगे कि ये जीन कैसा है, कहाँ है, क्या है। कल हम पढ़ेंगे एक जीन कैसे एक प्रोटीन बनाता है, कल हम पढ़ेंगे
एक जीन कैसे एक प्रोटीन बनाता है, उस टॉपिक का नाम होगा वन जीन वन प्रोटीन, मतलब वन एंजाइम हाइपोथेसिस। वो भी हाइपोथेसिस था कि एक जीन एक प्रोटीन बनाता है। विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए बहुत है भाई, थैंक यू।